नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एमसीक्यू प्रश्न पत्र पर आप सभी से चर्चा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम बातचीत करेंगे कि आपने केबीएस, एनबीएस की परीक्षा दी होगी, तो उसके आंसर को आप मिला लेंगे। बाकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, हिंदी पट्टी क्षेत्रों में होने वाली या फिर यूपी, जीआईसी, जीडीसी और अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। तो हम प्रश्नों को देखते हैं कि आखिरकार केबीएस, एनबीएस में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपके लिए नए रहे और कितने पुराने रहे। तो कुल मिलाकर इसमें 120 प्रश्न होने चाहिए। लेकिन दो प्रश्न जो हैं पैरा पर आधारित हैं, तो अगर हम पैरा को माइनस कर दें तो टोटल 110 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जाम में, तो जो भी विद्यार्थी इन प्रश्नों को देखे हुए हैं वो निश्चित तौर पर उसको सही करेंगे और उनको पश्चाताप न करना रहे कि हमने केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के प्रश्न पत्रों को नहीं देखा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। सही जवाब है कस्तूरी कुंडल बसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही जवाब है 1952 ईस्वी में। किताब का नाम यहाँ पर थोड़ा सा गलत जरूर लिखा गया है, ठीक है, फिर भी हमें देखना है कि कुछ नए ढंग से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने की कोशिश की गई है कि प्रथम संस्करण कब निकला था हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का? तो 1952 में। साहित्य की समस्याएं पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब है शिवदान सिंह चौहान। तार सप्तक का कवि नहीं है। सही जवाब है नरेंद्र सक्सेना। वीर सिंह देव चरित के रचनाकार हैं, केशवदास की रचना है। अब आपके लिए एक नया प्रश्न यहाँ पर जरूर होगा कि अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप पर आधारित ये प्रश्न है कि आधुनिक नारी के व्यक्तित्व के इतने विविध पक्ष इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ अपने आगे प्रत्यक्ष कर सकना और फिर उसे शब्दबद्ध कर सकना अपने आप में एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है। किस आलोचक का एक कथन है? सही जवाब है नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन जिनकी पुस्तक है अधूरे साक्षात्कार, और वहीं से इस कथन को लिया गया है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है गौरा और भुवन आगे की किस रचना के पात्र हैं? तो नदी के द्वीप जो उपन्यास है उसके ये दोनों पात्र हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ। आप देख रहे हैं कि संस्करणों पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। संस्कृति के 4 अध्याय आपने यूजीसी नेट की तैयारी करते समय भी पढ़ी होगी। सही जवाब है 1956 ईस्वी। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता है शंकर शेष। ये भी नाटक आप देखेंगे कि तमाम परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, तो जरूर इसको ध्यान रखिए। अपने अपने रास्ते संस्मरण के रचयिता है रामदरस मिश्र। इसका सही जवाब निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। सही जवाब है नीलकंठ। शब्द और संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें असंगत है मतैक्य, जो कि मत ऐक्य यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियों के दृष्टिकोण से देखें या फिर जो भी यहाँ पर बनाया गया है ऑप्शन, उसके आधार पर असंगत युग्म हो गया ऑप्शन पहला। बाकी को आप आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखकर जाइए ताकि आप 100% वहां पर सही करें। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी वहीं बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। काव्य पंक्ति
काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए अलंकार क्या है? कई बार तो इसमें सीधे पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को मॉडिफाई करते हुए कुछ नया रूप देने की कोशिश केवीएस ने किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अनुप्रास अलंकार। मुहावरों के संदर्भ में असंगत युग्म यहाँ पर पूछा गया है। तो गंगा नहाना भारी आपत्ति का आना नहीं होगा, बल्कि कार्य से मुक्त होना। कोई ऐसा जो कठिन कार्य हो और उससे आप मुक्त हो जाएं, उसको कहा जाता है कि गंगा नहा लिया। बाकी अन्य जो भी मुहावरे हैं, उनको आगे की दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि कलेजा ठंडा होना, अपने पैसों पर, यहाँ पर पैरों पर होना चाहिए था, खड़ा होना, और दूज का चांद होना, क्या मुहावरे का अर्थ है, उसको जरूर ध्यान में रखिए। सीता गीता से अधिक परिश्रमी, वाक्य में रेखांकित अंश गीता से अधिक, ये क्या है, संज्ञा पद बंध। पंक्ति दी गई है, हुआ था जब संध्या आलो, हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, विहग रव बनकर मैं चित्चोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहां भी शोक। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। निराला की कौन सा काव्य संकलन नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तमाम ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें अलका जो है ये उपन्यास है। इसी तरीके से हमने ईएमआरएस के प्रश्न पत्र में आप सभी को एक प्रश्न हल कराया था, जिसमें जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इरावती पूछा गया। तमाम विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बार बार कह रहे हैं कि सर ये भी हो सकता था। कई बार एग्जाम में आ, अपने उत्तरों को सही करने की कोशिश 100% होती है कि मेरा भी सही हो। ये पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, निगेटिव। लेकिन आप देखिए, इरावती जब उपन्यास है तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बहुत नहीं, वहां पर आपको तर्क वितर्क करना है, ठीक है। गलत हो गया तो उसको स्वीकार भी करना है। माधवी वर्मा का काव्य संकलन नहीं है। सही जवाब है आराधना, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दीप शिखा को थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ऐसा लग रहा है कि एक बार क्वेश्चन पेपर बनाया गया और उसी को तुरंत पब्लिश भी कर दिया गया है। आगे का काव्य संकलन नहीं है, तो लोग भूल गए हैं, जो है वो रघुवीर सहाय का है। बाकी जितने भी इसमें दिए गए सब आगे का काव्य संकलन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो ऑप्शन में अर्चना जो है वो निराला की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका दिल्ली रश्मिरथी है, जिसको कि आप जानते भी होंगे। भारतेंदु का अनुदित नाटक है। जब भी भारतेंदु के नाटकों की बात आती है तो मौलिक और अनुदित दो तरीके के नाटकों की बात होती है। तो जो भी विकल्प में दिए गए हैं, विद्या सुंदर, जिसका कि अनुवाद, सबसे पहला अनुवाद भारतेंदु ने विद्या सुंदर का किया 1868 ईस्वी में, जो कि बांग्ला से प्रभावित रहा। कहानियों और उनके कहानीकारों के युग्म में असंगत आप सभी को बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जो पंडित और पंडितानी किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं, बल्कि गिरिजा दत्त वाजपेयी का है। बाकी अन्य रचनाओं को आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल अपने दिमाग में आप रखिए। मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब मैं आप सभी से इस प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहा हूं, तो एग्जाम के 4-5 दिनों की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी प्रश्न पत्र हमेशा प्रासंगिक होता है। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें से अगर 10% भी रिवीजन होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन किसी एग्जाम में, तो आज की हमारी जो कोशिश है वो सफल रहेगी। अगला प्रश्न है कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। के रचयिता कौन है? सही जवाब है हरिऔध। उन्होंने इस इन पंक्तियों को लिखा है प्रेम पुष्पहार करके, एक उनकी कविता है, उसी से इसको लिया गया है। खड़ी बोली की पहली काव्य रचना, ये मारस इत्यादि में भी पूछा गया, यहाँ पर भी प्रिय प्रवास। नीचे विपुला धरणी है, दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। इन पंक्तियों का रचयिता कौन है? प्रसाद। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, चूंकि कुछ कुछ मात्रात्मक त्रुटियां इसमें जरूर है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। आप सब जानते ही हैं, बस मुझे एक बार
आप सभी के स्मृति को वापस लाने की बस कोशिश है। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है? वो 8वीं अनुसूची है। ठीक है, इसीलिए कई बार सवाल आता है कि कौन कौन सी बोलियां 8वीं अनुसूची में, जैसे भोजपुरी जो है अब वो उसको अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। दुखांतक यानी ट्रेजेडी का अंग नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि अरस्तु के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन चौथा। हालांकि पद योजना को आप भाषा भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लेकिन निकटता के दृष्टिकोण से देखें तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। कहानी का मुख्य तत्व नहीं है, सही जवाब है दृश्य, जिसका के संबंध नाटक से। फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष दिया गया यहाँ पर, तो सही जवाब है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप। तो यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है कि 1959, 67, 73 और 84 में ये सभी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। दंत्य वर्ग का वर्ण नहीं, सही जवाब है ऑप्शन चौथा ध, जो कि मूर्धन्य है। तुलसीदास की रचना नहीं है। हनुमान नाटक, जो कि हृदय राम द्वारा लिखित रचना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को किस नाम से पुकारा? आप देख रहे हैं कि कई बार तो केवल पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को और लंबा रूप देते हुए पूछा गया, लेकिन उस उत्तर तो वही होगा, चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? सही जवाब है 1940 ईस्वी। जौ हव मात तुमते मह हवय हव तव जननी जग में या मुख की कहा कालिमा ध्वय हव। तुलसीदास की प्रस्तुत पंक्तियों में कौन किसको संबोधित कर रहा है? इसी तरीके से निर्गुण कौन देश को वासी टाइप का सवाल एक पूछा गया था ये हमारस में। यहाँ पर भी पूछा गया कौन किसको संबोधित कर रहा है? भरत कैकेयी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। 30 पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आय बसे के ही ग्रामा। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सही जवाब है नरोत्तम दास, जो कि सवैया छंद में। ठीक है। रीतिकालीन कवि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं। सही जवाब है साहित्य सार, जो कि मतिराम की रचना है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, वे प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तुरंग के अनुसार अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। तो ये कथन आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पास वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक होगी तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपको वहां पर मिला होगा। घनानंद की रचना नहीं। सही जवाब है ऑप्शन पहला राग रत्नाकर, जो कि राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी है, खास किसी एक कवि का नाम इसमें नहीं लिया जा सकता, कई लोगों ने लिखा हो, खासतौर से इसको संस्कृत से भी जोड़ा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया कि भक्ति कविता को सूफी युग और भक्ति युग की संज्ञा देने वाले साहित्य इतिहासकार कौन है? सही जवाब है राहुल साकृत्यायन। इसको लेकर हमने विस्तार से ईएमआरएस के क्वेश्चन पेपर को हल कराते समय आप सभी को बताया था कि साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से कालखंड थे? इसके लिए आपको ईएमआरएस के प्रश्न पत्र को देखना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। एक नया तरीके का प्रश्न, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार उनके किस पुस्तक से? आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर पूछे जाने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि चाहे वो ईएमआरएस का पेपर हो, चाहे केबीएस का पेपर हो, चाहे यूपी शिक्षक भर्तियों का हो, बीपीएससी का हो, आरपीएससी का हो,
कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो कॉमन तरीके के होते हैं, हर प्रश्न पत्र में कहीं न कहीं वो उनकी भागीदारी रहती है। तो इसलिए परीक्षा के आधार पर मत पढ़िए, आपको प्रश्न पत्र मिले तो आपके अंदर वो भूख रहनी चाहिए कि मैं देखूँ कि हमने जो तैयारी की है उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज हुआ, हो सकता है कभी पूछा जाए कि ये किसका कथन है, तो तुरंत आप बता देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन किस पुस्तक से है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका से, वही हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखी गई। इसके बारे में ऊपर बताया भी गया था। अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। इस दोहे के रचयिता कौन है? कबीरदास है। और ये सभी आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से सीधे-सीधे प्रश्न बनाए गए। और ये जो प्रश्न पत्र मुझे मिला हुआ है, ऑलरेडी आप ही में से एक विद्यार्थी ने हमें भेजा हुआ है। अगर उनको मैं परीक्षार्थी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालाँकि हमने मैसेज डाला हुआ था, तमाम लोगों ने वही जो अलग-अलग ग्रुप में रिपीटेड पीडीएफ जाती है उसी को भेजा है। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी इसका नाम लिख उख कर भेजा हुआ है, तो अच्छा भी लगा। खैर, आप प्रश्न को देखते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। कबीर के बारे में किस आलोचक के ये मत है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को नहीं पढ़ा होगा, तो हमने 91 वीडियोज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लाइन बाय लाइन रामचंद्र शुक्ल को हमने पढ़ाया हुआ है। आप जरूर समय निकाल कर पढ़िए। जायसी के बारे में सही नहीं है। ये भी एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से वाक्य सहित उठाया गया। जायसी जायस में रहते थे। आ, जायसी की आखिरी कलाम उर्दू में छपी थी, एक कथन गलत है, बल्कि फारसी छंद में ये पुस्तक छपी थी। बाकी पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं, सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसे कि 3 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। और इन पुस्तकों की विषय वस्तु क्या रही है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो आप विस्तार से शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ विशेष इसी एग्जाम के दृष्टिकोण से था। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन 46 का 4 लगाया होगा उनका सही है। 43 का 4, 48 का भी 4, इसके बाद 49 का 3, ठीक है, 50 का 3। तो ये तो स्पेशल था, इसको लेकर बहुत नहीं करना है। लेकिन फिर से क्वेश्चन नंबर 51 से आपको ध्यान रखना है कि रानी गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? सही जवाब है प्रेमाश्रम। इसमें गायत्री एक पात्र है जिनको की रानी उपाधि दी गई। ठीक है, अगर यहीं पर रूठी रानी करके ऑप्शन रहा होता तो और एक क्लोज हो जाता, तमाम विद्यार्थी कंफ्यूज होने लगते। लेकिन ध्यान रखिए कि गोदान के अपेक्षा प्रेमाश्रम के भी पात्रों को आप जरूर ध्यान में रखें। घर की बात, आत्मकथा, देखिए यहाँ पर पेपर में मात्रात्मक त्रुटियां भी हैं। सही जवाब है रामविलास शर्मा। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर आप जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया धर्म, नीति, श्रृंगार, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि पूरा मत पढ़िए, आपने ऑलरेडी इतना पढ़ा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, अब हम सब पारंगत हो गए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया कि चंद्रवरदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं किसके अनुसार? वो है रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जम पहो अवहट्टा के रचयिता कौन है? विद्यापति। इसमें वही अवहट्ट या फिर जो क्षत्रिय बोली उसके ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, देश भाषा का भी जिसको कह सकते। सूफी कवियों की रचनाएं दी गई, उसमें असंगत हमें बताना है। तो मंझन की जो रचना है वो मधुमालती है और उस्मान की रचना चित्रावली। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा में नहीं है तो स्वामी अग्रदास हैं जो कि राम भक्ति काव्यधारा से जुड़े हैं।
ध्रुवदास की रचना है, यहाँ पर पूछा गया तो रति मंजरी। ध्रुवदास ने बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं, कम से कम 40-42 रचनाएं की। बाकी अन्य जो मंजरी मंजरी कर कर रचनाएं हैं, ये सब नंददास के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखिए। पत्रकारिता से भी सवाल पूछा गया कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो कवि सम्मेलन इसका सही जवाब होगा। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। इस दोहे में इसका गुणगान किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से उठाया गया है। सर्वाधिक गुणगान किसका किया गया है? वो है सूरदास। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा केवीएस टीजीटी का पेपर। ठीक है, केवीएस टीजीटी का पेपर था। अब हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी के ऊपर और देखेंगे कि कई प्रश्न इसमें रिपीट भी किए गए हैं और हो सकता है कारण हो कि एक ही दिन एग्जाम था, तो विद्यार्थियों को सही उत्तर तक पहुंचने में वक्त लगा होगा, तब तक एग्जाम हो गया। तो पीजीटी के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, पहला सवाल पूछा गया नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संग्रह, नया साहित्य, नए प्रश्न। बाकी विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्वोदय, ये भी रिपीटेड है, ये एमआरएस में आया हुआ था। ठीक है, जैनेन्द्र का, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर का। व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं, तो वह देवालय, जो कि दीर्घ है। समास के दृष्टिकोण से असंगत यहाँ पर है। मुखचंद को बताया गया कि बहुब्री है, जो कि कर्मधारय है। कृष्ण भक्त कवि कवित्री में नहीं है। स्वामी अग्रदास बताया गया कि ये राम से रिलेटेड है। केशवदास की रचना नहीं है, वो है रहस्य मंजरी। बाकी आप देख रहे हैं कि जितनी रचनाएं दी गई हैं सब केशवदास की रचना है। सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण के लेखक कौन है? विष्णु का शास्त्री। और ये रचना यूपीएससी, अगर यूपी हायर का आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो उसमें भी शामिल है। दिल्ली शहर दर शहर किसकी रचना है? निर्मला जैन की। गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा के रचयिता कौन है? मैत्री पुष्पा। नया प्रश्न कि आगे की किस पुस्तक में टीएस इलियट के निबंध का अनुवाद, यानी कि छाया अनुवाद, यहाँ पर अनुवाद लिखा हुआ है लेकिन किताबों में देखेंगे छाया अनुवाद लिखा हुआ है, रूढ़ि और मौलिकता का प्रकाशन हुआ, तो वो है निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945 में। अंग्रेजी समाचार एजेंसी पीटीआई की हिंदी समाचार एजेंसी कौन है? हिंदुस्तान समाचार है। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। दुखांतक यानी ट्रेजेडी का अंग नहीं है। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। दृश्य कहानी का मुख्य तत्व नहीं है। द्वंद्व यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है। अगर तत्वों की बात करें, जो 6 तत्व होते हैं उसमें द्वंद्व कहीं नहीं है। पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, परिवेश पत्रकारिता। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? सही जवाब है कवितावली से है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, वो है बघेली, जो कि पूर्वी हिंदी में है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ये भी रिपीटेड है कि भारतीय भाषाओं का जो राजभाषा के तौर पर है किस अनुसूची में? 8वीं में। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं है। सही जवाब है छंदसार। हालांकि जिस विद्यार्थी ने, जिन्होंने पेपर भेजा हुआ है, उन्होंने दिमाग लगाया यहाँ पर और उसी के चक्कर में इनका ये आंसर गलत भी हुआ है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगी, चिंतामणि त्रिपाठी ने काव्य प्रकाश लिखा है, काव्य विवेक लिखा हुआ है, रामायण भी लिखा है, कवि कल्पतरु भी लिखा हुआ है। ठीक है, छंदसार जो है मतिराम ने लिखा है और मतिराम ने शंभु सोलंकी को समर्पित करते हुए लिखा हुआ है। और इसको आप कहाँ पाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक में ही पाएंगे। देव की रचना नहीं है। सही जवाब है युक्ति तरंगिणी, जो कि कुलपति मिश्र द्वारा लिखित रचना। घनानंद की रचना नहीं है। बहुत छोटा छोटा सवाल पूछा गया लेकिन ट्रिकी सवाल है, जिसको आएगा लगा देगा, जिसको नहीं आएगा वो इधर उधर देखेगा। प्रेम तरंग जो है घनानंद की रचना नहीं है, भारतेंदु की है। बाकी जितने भी ऑप्शन में है सब घनानंद के। और ये जो प्रश्न है इसको कितनी बार मैंने
बताया होगा मेंस की तैयारी कराते समय भी, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। और ये किसका कथन है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, वो है वाणी, जो कि पंत की रचना है। जन्म काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कबीर, जयसी, मीरा, रहीम। और उनका हमने बताया भी 1398, 1492, 1516, 1553। ठीक है। उत्तम पद, ये भी देख रहे हैं आपकी रिपीट हुआ। सही जवाब इसका है सूरदास। हो सकता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में भी रिपीट हो। मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करीबो है, तो लिखिए समझाई। मीराबाई किससे निवेदन करती हैं? जब मीराबाई अपने घर वालों से परेशान है और किससे ये बात कहती हैं? तो सही जवाब है वो तुलसीदास। और फिर तुलसीदास ने इसका जवाब भी दिया। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजव है, वह जमुना के तीर। रचयिता कौन है? सही जवाब है बिहारी। ये सभी प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से सीधे सीधे उठाए गए हैं। अगला भी प्रश्न आप देखेंगे कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कई बार पीवाईक्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। नामवर सिंह की पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान। बाकी साहित्यानुशीलन रिपीट है, साहित्य की समस्याएं ये भी रिपीट है। ये हमारा के एग्जाम में आ चुका है और मैंने आप सभी के दिमाग को स्पेस दिया है, न बताकर कि आप भी दिमाग दौड़ाएं। एक तो साहित्य की समस्याएं अभी इसी प्रश्न पत्र में हमने बताया, साहित्यानुशीलन भी बताया हुआ था। हाँ, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सिद्धांत सिंह चौहान ने लिखा हुआ है, इसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। प्रगतिवादी यानी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, सही जवाब है केसरी नारायण शुक्ल। बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सभी लोग मार्क्सवादी आलोचक। दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। कहानी और कहानीकारों का युग्म दिया गया है, उसमें से कौन युग्म असंगत है? तो चौथा ऑप्शन है अंकुर, जो कहानी लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क ने 1938 में लिखा। बाकी बिसाती प्रसाद ने लिखा, खेल जैनेन्द्र ने लिखा, पिजड़े की उड़ान, अज्ञे ने लिखा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए आप। अंधा कुआं नाटक के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। काव्य और कला तथा अन्य निबंध की रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, पथ के साथी महादेवी वर्मा की। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है साहित्य देवता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, अतिमा, जो कि पंत की है। महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संस्मरण नहीं है, अब बस शीर्षक को इधर उधर कर दिया गया। स्मृति रेखा नाम से कुछ नहीं लिखा उन्होंने। एक नया प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा। हिंदी साहित्य का सचमुच ही क्रमबद्ध इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और उन्होंने इस कथन को हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मात्रिक छंद पदधरी या पदधड़िया कितनी मात्राओं का छंद है? ये जवाब है 16। कवि चंद बरदाई और उनके आश्रयदाता राजा का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। इसका कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, एकदम से पुस्तक से उठा गया सीधे सीधे। इस आलोचक का कथन है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है और आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो प्रकरण के अंतर्गत 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य जो दिया गया है उसकी पहली ही लाइन है। विद्यार्थी ने यह लिखा कि डाउट है, लेकिन डाउट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इस कथन को उठाया गया। नीचे का भी वहीं से। दीर्घकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपभ्रंश के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के पूर्व रूप में ग्रहण करते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में अपभ्रंश रचनाओं को स्थान दिया है। प्रस्तुत मत किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। बाकी यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, जिन्होंने इस एग्जाम में भागीदारी की है उनके लिए महत्वपूर्ण है। 46 का 1, 47 का 3, 48 का 4, 49 का 3, 50 का 3। ठीक है, यहां से फिर इंपॉर्टेंट
तरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषी, मुख से दूर करु चीरे। इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। कई बार हमने इसको बताया था आप सभी को, रामचंद्र शुक्ल का है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय को चलाने वाले कौन थे? और वह मध्वाचार्य। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछ पुरबीला लेख। इसे दोहे के रचयिता कौन है? वह है कबीर। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले आलोचक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में बाह्य प्रभाव से जोड़कर लिखा हुआ है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कई जगहों पर राहुल साकृत्यायन को भी माना जाता है, जरूर इसको भी ध्यान में रखिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसका कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के लक्षण निरूपण और नामकरण में 12 पुस्तकों के आधार पर बनाने वाले साहित्य इतिहासकार कौन है? वो है रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ 1952 में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल साकृत्यायन ने कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने लगभग 120 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया, जिसमें से 110 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुछ प्रश्न आपके लिए नए थे, बाकी प्रश्न रिपीटेड थे। और कई बार एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको कई बार परेशान करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान रहता है कि हमने इसको पढ़ा था और सही करने की कोशिश में आप रहते हैं, फिर ज़्यादा उसमें दिमाग लगाते हैं तो फिर उत्तर गलत भी होने लगता है। तो रिपीटेड और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो भी पीवाईक्यू पर आधारित हैं, उनको तो बिल्कुल आप सही करने की कोशिश कीजिए। नए प्रश्न सबके लिए नए रहेंगे और उतना उसको लेकर परेशान नहीं होना। लेकिन फिर भी इन प्रश्नों को देखकर आप अपनी आगामी परीक्षाओं का मूल्यांकन भी किए होंगे कि अगर ये प्रश्न आएंगे तो आप 100% वहां पर सही करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।